90 बुल्स। आज की वीडियो मैंने सोचा है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव बनाऊं। ऑलरेडी मैं स्टॉक्स के नाम, इंट्राडे सीरीज के जो स्टॉक्स हैं और जो शॉर्ट टर्म में अच्छी मूव्स दे सकते हैं वो दो अलग अलग वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। सो यू कैन क्विकली चेक द वीडियोस, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो दैट आपको मंडे के लिए या आने वाले वीक के लिए आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। सो आज बेसिकली थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रखेंगे और मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बेसिकली जो मिस्टेक्स होती हैं हम रूटीन में हम कर जाते हैं और शायद हमें पता नहीं चल पाता। तो वो मिस्टेक्स जो एक ट्रेडिंग करियर में या एक इन्वेस्टमेंट करियर में ना हो, या हम जितना ज़्यादा उसको अवॉइड कर पाएं वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सो मिस्टेक नंबर वन, ट्राई टू टाइम द मार्केट। इसका मतलब कि मार्केट को हम खुद ही प्रेडिक्ट करना चालू कर देते हैं कि हमें किस तरीके से मार्केट कहाँ मूव करने वाली है। हम पहले ही डिसाइड करने लग जाते हैं कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से मूव होगा। या क्या होता है कि कभी कभी स्टॉक डिप कर रहा होता है और हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करते रह जाते हैं, या मार्केट बहुत ज्यादा भाग रही होती है तो हमारा फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि यार मार्केट तो ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है और मेरे से ही वाला स्टॉक मिस हो गया, बस मैं किसी भी तरीके से इसको पकड़ लूं। सो मैक्सिमम लोगों से आप ये बात सुनोगे कि जब भी मैंने एक स्टॉक ढूंढा, मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ा, चाहे मेरे को टीवी से पता चला, या मैंने एक जर्नल पढ़ा, वहां से मेरे को एक स्टॉक के बारे में पता चला और मैंने उस स्टॉक को ट्रैक करना शुरू करा। ठीक है। धीरे धीरे जब तक मैं ट्रैक कर रहा था वो स्टॉक तो भागता जा रहा था, जैसे ही मैंने वो स्टॉक को पकड़ लिया वो वहां से उसने गिरना शुरू हो गया। तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने इस लेवल पे नहीं पकड़ पाया। अब क्या हुआ, जब एक आइडिया लग गया कि हाँ ये स्टॉक के फंडामेंटल्स ठीक है, तो मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज करने लग गया। बट काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम इतना ज्यादा डिप करते रह जाते हैं कि एंड पे पैसा खत्म हो जाता है और आपको नहीं पता चल पाता कि अब वो कितना कितना डिप करेगा जहां तक मैं उसको बाय करूं। स्टॉक के बारे में पढ़ना इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। लेकिन हमें अगर हमें किसी बारे में नहीं पता है या हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ उसके बारे में नहीं समझ सकते हैं, बी टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, और भी बहुत मल्टीपल टाइप की थ्योरीज होती हैं, तो इट्स बेटर कि आप दूसरा एक रूट फॉलो करो। दूसरे रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो? द फर्स्ट बेस्ट रूट इज म्यूचुअल फंड। इन केस अगर आपको लगता है कि मेरे को म्यूचुअल फंड में नहीं लेना है, मैं म्यूचुअल फंड में बहुत छोटी रिटर्न के साथ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सो इट्स बेटर कि आप एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक की एक लिस्ट बनाओ और उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर फंड को उसमें रेगुलर बेसिस पे डालो, सो दैट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम या आफ्टर सम टाइम एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि ये स्टॉक ठीक है, मेरे को एक अच्छी रिटर्न दे देगा और ओवरऑल जो स्टॉक है, जो कंपनी है, वो एक अच्छी है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे अकाउंट से इतना फंड निकल जाएगा और वो स्टॉक आ जाएगा। ठीक है। सेकंड गलती हम क्या कर सकते हैं, नॉट डाइवर्सिफाइंग। सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया, वो भी सही नहीं है। सारा पैसा ऑप्शंस ले लिया, जैसे लोग मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने रिस्क वाली वीडियो बनाई थी, जो होता है कि लोग सोचते हैं कि यार एक लाइफ है, सारा पैसा लगा दो। तो मैक्सिमम पैसा आपका, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन या मैक्सिमम जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा आपका ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपका इक्विटीज़ में नहीं आना चाहिए। और इक्विटी के अलावा भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं, हमें लिक्विडिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें फिक्स डिपॉजिट, डेब्ट, रियल स्टेट, हर एक चीज़ में हमें डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर किसी वजह से इक्विटी में अगर आपको रिटर्न नहीं मिलती है, तो एटलीस्ट आपको एक दूसरा एसेट है जो आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। थर्ड स्टेप या थर्ड गलतियां कौन सी होती हैं, नॉट हैविंग एनफ लिक्विडिटी। ठीक है। ठीक है, आपने इक्विटी में पैसा डाला हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डाला हुआ, बट आपको प्रैक्टिकली तो एटलीस्ट आपको आने वाले 6 महीने के लिए आप इतना रेडी रहने चाहिए हो कि आपके पास एक लिक्विडिटी हो, सो दैट अगर स्टॉक मार्केट से, इक्विटी से, म्यूचुअल फंड से अगर आप पैसा नहीं विड्रॉ कर पा रहे हो किसी भी वजह से, या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट से नीचे जा रहा है और आपको लगता है कि मुझे अभी इस टाइम पे विड्रॉ नहीं करना है, तो इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए आपके पास एटलीस्ट एफडी में या डेब्ट में आपके पास पैसा होना जरूरी है कि जहां आपको जरूरत पड़े आपने इमीडिएटली आप उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको। ठीक है। नेक्स्ट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है, जो कि अग्रेसिव इन्वेस्टिंग होती है। ठीक है। अग्रेसिव इन्वेस्टिंग यूजुअली लोग कहाँ पे करते हैं, पेनी स्टॉक्स में कर लेते हैं। जैसे किसी ने भी कोई स्टॉक बता दिया, 1 रुपए का वाला स्टॉक है, ले लो। ठीक है। हो सकता है कि 10 में से 5 बार आपकी किस्मत अच्छी चल जाए कि वो 1 रुपए वाला 2 रुपए हो जाए, या 1.5 रुपए हो जाए, या 3 रुपए हो जाए। ठीक है। बट कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपने वो 2 रुपए वाला, हो सकता है कि वापसी वो 1 रुपए पर आया और आप कहते हो कि ठीक है मैं उसको बाय कर लेता हूँ, बट
बाय करने के बाद मान लो वो उस रेट पे कभी वापसी ऊपर जाता ही नहीं, तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऐसे पेनी स्टॉक्स में फँस जाते हैं और शायद फिर उसमें एक्सपोज़र ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो हम उसमें एग्ज़िट हमें नहीं मिल पाता बहुत केसेज़ में। सो इट्स बेटर कि ठीक है, पेनी स्टॉक में डालना इज़ वन थिंग, बट आपका एक्सपोज़र बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप फँस जाओ उस कंपनी के अंदर और वहाँ से फिर आपकी फंडिंग ना निकल पाए और आपका एक्सपोज़र वहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाए, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक पर्टिकुलर होप के साथ में इन्वेस्ट करना, ठीक है? मैंने एक मेरी स्ट्रैटेजी होती है, लेट्स से टेक्निकल्स में मल्टीपल टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं, फंडामेंटल्स में मल्टीपल टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं कि मैं किस बेसिस पे एक स्टॉक के अंदर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है? बट अगर मैं होप को अपनी स्ट्रैटेजी लेकर के चलूंगा तो वहां पे कहीं ना कहीं मेरे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली काफी सारी कंपनीज में बहुत बड़ा बड़ा फॉल आया था, कहीं ना कहीं कंपनीज का स्ट्रक्चर जो था वो खराब होना शुरू हो गया था, बीट येस बैंक, बीट डीएचएफएल, जेट एयरवेज, इंडिया बुल्स हाउसिंग, बहुत सारी ऐसी कंपनीज का स्ट्रक्चर खराब हुआ था जो बहुत अच्छे रेट्स पे चलती थी और आप होप के चक्कर में आप उसको होल्ड करते रह गए। फॉर एग्जाम्पल जेट एयरवेज एक टाइम पे 1000-1100 रुपए की रेंज में चलता था और एक किसी ने भी फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे उस लेवल पे इन्वेस्ट करा, उसको था कि नहीं, एक होप की वजह से कि नहीं जेट एयरवेज वापसी चलेगी वापसी चलेगी, वो 100 रुपए तक भी आया, वहां पे उसने एवरेज करा, अगर वो नीचे 50 रुपए आया तो उसने वहां पे भी एवरेज करा, तो वो होप में रह गया कि नहीं अब तो जेट एयरवेज चल जाएगी। बट अभी तक जेट एयरवेज का कोई अता पता नहीं है कि वो कंपनी वापसी चलेगी कि भी नहीं चलेगी, और चलेगी भी तो वो रेट्स कब आएंगे, ठीक है? सो होप इज नॉट द स्ट्रैटेजी, आपके पास एक एग्जिट प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने किसी स्टॉक से एग्जिट नहीं कर पाते हो तो फिर उसमें सारा का सारा फॉल्ट आपका होगा, ना कि उस बंदे के बताया हुआ कि जिसने आपको मान लो किसी स्टॉक के बारे में बताया है, वो फॉल्ट फिर उसका नहीं होता है, वो फॉल्ट कहीं ना कहीं आपका होता है बिकॉज आपने वहां पर अपने एग्जिट्स नहीं लिए टाइमली। तो उसी के ऊपर जो मेरा थर्ड मिस्टेक है, नॉट कटिंग दी लॉसेस टाइमली। एक बार के लिए क्या होता है, जैसे येस बैंक था, ठीक है? येस बैंक अराउंड 300-400 रुपए की रेंज में भी चल रहा था, लोगों ने वहां पे भी ऐड करा, जब उसमें पैनिक आया था 200-220 रुपए की रेंज में लोगों ने वहां पे भी ऐड करा, तो ठीक है, आपने 200 पे ऐड करा, बैंक इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट अगर वो 13-14 रुपए पे चल रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो ऑलमोस्ट 95-96% ऑलरेडी डाउन है। तो अगर आप वहां पे टाइमली एग्जिट्स नहीं ले रहे हो या आपकी टाइमली एंट्रीज नहीं है तो वो भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इक्विटी में तो एक बार के लिए ठीक है, मतलब यू आर श्योर कि वहां पे जो स्टॉक था आपका फंस गया, ठीक है? बट टाइमली एग्जिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शंस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो एक पर्टिकुलर ऑप्शन को लेकर के बैठे हुए होते हैं और विद टाइम, जब टाइम टू एक्सपायरी आ रहा होता है, वो करते करते वो ऑप्शन जीरो हो जाता है और सारा पैसा जीरो, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें लॉसेस को टाइमली काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, एक बार आपने काट दिया, अगर वो वापसी ऊपर चले भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एटलीस्ट आपको पता तो था ना कि मेरा इतना बड़ा रिस्क था, मैंने वो रिस्क लिया और मैं वहां से अपनी पोजीशन पे एग्जिट कर गया। सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, इंस्टेड कि अपनी पहले लाइबिलिटीज को फिनिश करो। मेरी कभी कभी मेरी मतलब काफी, जैसे मेरे पे यूजुअली मेरे पे कॉल्स आ जाती हैं तो काफी सारे लोगों का एक भी होता है, यार मैं क्यों लोन ले लेता हूँ और मैं लोन लेकर के मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। बट आप ये देखो कि शायद आप लोन 6-7-8% पे ले रहे हो, आपका फोकस ये है कि ठीक है आप 14-15% निकाल लोगे, बट देर आर चांसेस रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर वो उस रिस्क की वजह से अगर आपका पैसा बहुत ज्यादा गिर जाता है और आप ना ही आपकी लाइबिलिटी, बिकॉज आपकी लाइबिलिटी है, आपको उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी है, अगर आप वो लाइबिलिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पाते और इधर से जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल है वो भी अगर नीचे गिर जाता है, तो फिर आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और शायद फिर वो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली आपको इफेक्ट करेगा। सो फोकस लोन पे, जो आपकी लाइबिलिटीज हैं आप उसको फुलफिल करो, उसके बाद आपको इक्विटी में ट्रेड करना है या आपको इन्वेस्ट करना है, फिर आप उस तरीके से उसको डिसाइड कर सकते हो। सो इट्स बेटर, लाइबिलिटी जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा, उतनी ज्यादा आप रिस्क एपेटाइट उसमें ले सकते हो। बट अगर आपकी लाइबिलिटीज भी ज्यादा होंगी तो ना आप रिस्क ले पाओगे, छोटा सा लॉस होगा आप घबरा जाओगे और फिर आप ट्रेडिंग वाला आपका फोकस ना ही कभी रह पाएगा, ना आप इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे, ठीक है? 8 पॉइंट आता है, अपना रिस्क प्रोफाइल अपने पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी लगाना। जैसे फॉर मी, मतलब एज ऑफ नाउ मैं अभी रिस्क ले सकता हूँ, मैं मिड कैप्स भी ले सकता हूँ, मैं स्मॉल कैप्स भी ले सकता हूँ, मैं पेनी में भी पैसा डाल सकता हूँ, मैं डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करता हूँ, बट वही सेम चीज मैं अपने पेरेंट्स के फंडिंग के साथ में नहीं कर सकता, बिकॉज उनका मेन मोटिव इनकम लाना नहीं है, उनका मेन मोटिव ये है कि जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, उसको सेव करना, वो किस तरीके से सेव रहे, एक उनको सेव रिटर्न मिलती रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके फंड के साथ में आप डेरिवेटिव्स में या आप पेनी स्टॉक्स में आप इन सब में चीजों में ट्रेड नहीं कर सकते हो।
सो ये होती है मिस्टेक नंबर 8 जो बहुत ज़्यादा लोग कर जाते हैं। वो समझते हैं कि ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं पेरेंट्स का भी पैसा लगाऊंगा और मैं इन स्टॉक्स में अंदर पैसा डाल दूंगा, तो उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। बट विद देयर एज जो टाइम फ्रेम उनका रखना चाहिए वो एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम रखना चाहिए, सो दैट उनके पास एक इमीडिएट लिक्विडिटी हो। और एक अच्छे अगर आपको लगता है कि इक्विटी में भी पैसा डालना है तो एक अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि आप इमीडिएटली लिक्विड कर पाओ, और बहुत ज्यादा कोई अग्रेसिव मूव ना देते हैं वो। तो प्रिंसिपल सेफ रखना वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट आता है, बहुत सारे केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स होती हैं, ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने काफी सारे ऐसे प्लेयर्स को देखा है जो एक बारी में मल्टीपल ट्रेड्स मारते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पर्सन, ठीक है, उसने मेरे को बोला कि मैंने यार दिन भर के अंदर ना मैंने इतना ज्यादा ट्रेड करा, मेरे ओवरऑल उसमें M2M जो मेरे को मार्क टू मार्क जो दिखा रहा था वो अराउंड 2,000 रुपए का दिखा रहा था। बट पता नहीं क्या हुआ, शाम तक आते आते उसने जो मेरे को ब्रोकर ने जो मेरे को पैसा दिया वो 400-500 रुपए दिया, तो बाकी मेरे 1600 1500-1600 रुपए कहाँ चले गए। भाई आपने इतना ज्यादा क्रंचिंग करी उसके अंदर, बार बार बाय सेल करोगे तो आपका 1500-1600 रुपए तो आपका ब्रोकर ही ले जाएगा ना। तो इतनी ज्यादा ब्रोकरेज ही आपका ब्रोकर ले गया कि आपको एट दी एंड आपको मिले उसमें क्या 400 रुपए, ठीक है। तो हमें इसको भी कंसिडर करके चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नॉट इवन फॉर इक्विटी, अगर हम रियल स्टेट में भी जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहां पे अपनी रजिस्ट्री की कॉस्ट, आपने जो लोन लिया उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट, जो आपको कैपिटल गेन लगेगा उसकी कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट जोड़ने के बाद ही आपको बाकी चीजों के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। तो ये मेरे को एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे पे एक्चुअल पैसा है वो मेरा अपना फंड है, वहां पे कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और जितना ज्यादा मैं क्रंचिंग करूंगा उतना ज्यादा मेरे ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा मेरे प्रॉफिट्स पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। पैनिक में बाइंग करना, पैनिक में सेलिंग करना। स्टॉक भाग रहा है तो सोचते हैं जी तुरंत बिल्कुल बाय कर लो, स्टॉक ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं किसी तरीके से बस उसको बाय कर लूं। और जब वो गिर रहा होता है तो सोचते हैं किसी भी तरीके से बस मैं बेच दूं अपने स्टॉक। मैक्सिमम सिनेरियोज में क्या होता है, एक ट्रेडर की लाइफ में बेसिकली क्या होता है, जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो ट्रेडर सोचता है मैं खरीद लूं, ठीक है। फिर जब स्टॉक वहां से गिरना शुरू होता है तो उसको लगता है कि यार अब तो ये चले गया, अब मैं यहाँ से बेच दूं। एक बार उसने लॉस कर दिया। फिर जब वो नीचे आता है वो सोचता है अब ये नीचे नीचे जाने लगेगा। अब जब वो वापसी रिवर्स करना शुरू करता है तो सोचता है मैं खरीद लेता हूँ, ये वापसी ऊपर चले जाएगा। जब वो खरीदता है तो फिर वो स्टॉक वापसी नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आता है वो वापसी खरीदने की कोशिश करता है कि ठीक है मैं किसी वजह से उसको खरीद लेता हूँ, नीचे की तरफ डिप लग गया है, वो फिर डिप कर जाता है। तो ये बेसिकली एक साइकिल चलती रहती है एक ट्रेडर एक इन्वेस्टर की लाइफ में, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल कर रहा है। वो देख रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं बाय कर लेता हूँ, वो नीचे आ रहा है तो मैं सेल कर देता हूँ, वो नीचे आएगा तो मैं फिर बाय कर लूंगा, वो ऊपर जाएगा तो मैं फिर उसको सेल कर दूंगा। तो ये एक लाइफ साइकिल चलती रहती है एक इन्वेस्टर ट्रेडर की। इट्स ऑलवेज बेटर कि देखो जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर डॉक्टर से हम पूरा सलाह लेते हैं, उससे पूरा एक नोट बनाते हैं, डॉक्टर बीमारी को समझता है। तो डॉक्टर भी बेसिकली आपके पूरी बॉडी का एक्सरे कराता है, सीटी स्कैन कराता है, तो जाकर के उसको पता चलता है कि आपकी एक्चुअली बीमारी क्या है और मैं उसको ठीक कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो में लोग क्या करते हैं, किसी से भी पूछ लिया भाई कौन सा स्टॉक लो, किसी ने बोल दिया कि यार ये वाला स्टॉक ले लो, ये बाय कर लो, ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। मतलब अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव एन एडवाइजर जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी उस तरीके से कर सके, बिकॉज उसको नॉलेज है, वो प्रोफेशनली उस चीज के लिए क्वालिफाइड है कि वो आपको बता सके किसी भी चीज के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम जनरल केस में अगर हम बीमार हो रहे होते हैं और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम केमिस्ट पे डायरेक्टली जाकर के पैरासीटामोल ले लेते हैं। कभी कभी पैरासीटामोल इफेक्ट कर जाती है उसके, लेकिन कभी कभी आपकी बीमारी शायद पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो सकती, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। उसी तरीके से जब आपको अपनी फंड को मैनेज करना है तो यू नीड एन एडवाइजर, यू नीड समवन हु इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड और वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सके। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही जनरल सिनेरियो में हम मिस्टेक्स कर जाते हैं ऐसी ऐसी कि ये चीजों को फिर फुलफिल नहीं करा जा पाता, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो एक नॉलेजेबल लगी होगी, एंड इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।